ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। औरंगजेबी मानसिकता का उपचार, आजकल आप देखते हैं कि औरंगजेब को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और उसकी कब्र खोदने को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। और नागपुर में अभी हिंसा भी आप लोगों ने इसी कारण देखी। देखिए, नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। महाराष्ट्र की बात हो रही, मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। राज्यों में आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिंदू विविध मुद्दों पर विवाद में मशगूल रहते हैं, पर किसी मुद्दे को सींग से पकड़कर निर्णायक दिशा में मोड़ना और समस्या को हल करना नहीं जानते हैं। सदियों पहले गुजरे औरंगजेब की आज भी लानत मलानत उसी का उदाहरण है। उसका उपयोग विविध नेता और दल अपनी अपनी राजनीति खड़ी करने में करते हैं, जबकि मुस्लिम नेता अपने समुदाय का राजनीतिक हित कभी नहीं छोड़ते हैं। वे मुसलमानों में घमंडी अलगाव भरते हैं और मुसलमानों ने हिंदुओं पर सदियों शासन किया और फिर करेंगे। हिंदुओं में शासन की क्षमता ही क्या है, तो वे तो लोभी ऊंच नीचवादी हैं। ऐसे ही मुस्लिम नेता हिंदुओं को भरमाते हैं कि औरंगजेब तो भला और न्यायप्रिय था और उसकी निंदा करना अनुचित हिंदू सांप्रदायिकता है। अधिकांश हिंदू नेता औरंगजेब जैसे मुद्दों से लेकर दलीय स्वार्थ साधते हैं, चाहे समाज की कितनी भी हानि और बदनामी हो। अन्यथा यह कैसे संभव होता है कि हिंदू अपने ही देश में बदनाम होते हैं। और देखिए, एक पक्ष हमारे देश में ऐसा मिलेगा जो कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मंदिर बनवाए भी हैं, मंदिरों को दान भी दिया। और औरंगजेब के शासन में आप देखिए हिंदू हिंदू शासक भी थे उनके, तो वो उसकी दुहाई देते हैं। एक तरफ आप देखिए जो लोग विरोध करते हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को उनके मंदिर तोड़े गए, उन्हें एक तरह से आप देखते हैं कि बाहर का रास्ता दिखाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। इस्लामी आक्रांताओं का मुद्दा क्षुद्र राजनीति के लिए सुलगते रहने देना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए और भी क्योंकि औरंगजेब जैसे आतताइयों का सही स्थान तय करना आसान है, पर यह तब होगा जब उसे दलीय संकीर्णता से मुक्त रहकर सामाजिक हित में किया जाएगा। समाधान के विकल्प मौजूद हैं। समय समय पर देशी विदेशी महानुभावों ने बताया भी है कि अन्य देशों में ऐसे समाधानों का उदाहरण भी है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग अनावश्यक है, इससे कोई नीतिगत उपलब्धि नहीं होगी और इसके बदले जैसा कि भी चिंतक अग्रे ने सुझाया था कि अतीत के ऐसे शासकों के स्मारक रहने देने के साथ साथ वहीं इतिहास बिथी जैसा संग्रहालय बनाना अच्छा है और जिसमें उसके तमाम काले कारनामे प्रमाणित रूप में बताए जाएं और इससे सबको जरूरी शिक्षा और अपने लिए आगे सही कर्तव्य भी मिलेगा। असली बात समाधान की इच्छा का अभाव है, अन्यथा समाधान हो चुका है होता। इस पर प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी ने दिल्ली में आजाद मेमोरियल लेक्चर में कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में पोलैंड पर कब्जे के बाद रूसियों ने राजधानी वार्सा में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का निर्माण किया, पर जैसे ही पोलैंड स्वतंत्र हुआ वह चर्च तोड़ दिया गया। उसे याद कर टायनबी ने औरंगजेब द्वारा भारत में बनाई हुई मस्जिदों पर कहा कि वे भी इस्लामी साम्राज्य का प्रतीक थी। उन मस्जिदों में कोई मजहबी भावना नहीं थी और ना थी। औरंगजेब ने जानबूझकर आक्रामक राजनीतिक उद्देश्य से काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्थानों में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई। टायनबी के शब्दों में वे मस्जिदें यह दिखाने के लिए थी कि हिंदू धर्म के महानतम पवित्र स्थानों पर भी इस्लाम का एक छत्र अधिकार है। ऐसे स्थान चुनने में औरंगजेब शातिर था। वह एक दिग्भ्रमित बुरा आदमी था और जिसने ऐसी कुख्यात मस्जिद बनाकर अपने को बदनाम किया। टैनवी के अनुसार पुलिस लोगों ने रूसियों द्वारा बनाए गए चर्च को उठाकर रूसियों की बदनामी का स्मारक भी हटा दिया, पर भारतीयों ने स्वतंत्र होने पर भी औरंगजेब की बनवाई मस्जिद को वैसे ही छोड़कर निर्दय काम किया। और एक महान इतिहासकार द्वारा दशकों पहले दी गई सलाह कितनी सही है, पर हिंदू नेता ठस बने रहे और फलता मामला जहां का तहां नासूर ही तरह सरता रहा। औरंगजेब की कब्र हटाने में से हिंदू मुस्लिम राजनीतिक विषमता यथावत रहेगी। कब्र आप देखते हैं कि कब्र हटाने जैसे सांकेतिक झुंझुनों से हिंदू भावनाओं, ये आप देखिए हिंदू भावनाओं का दोहन मात्र होगा। दूसरी ओर मुसलमानों को भरमाया जाएगा कि उनका अपमान हुआ है। कब्र हटाने के बदले हिंदू और मुसलमानों को वास्तविक इतिहास से पूर्णता अवगत कराना जरूरी है, इससे उन्हें समाधान की ओर बढ़ाया जा सकता है। अब तक इतिहास छिपाते रहने से ही हिंदू मुसलमान दोनों अज्ञान में रहते, अलग अलग तरह से दिग्भ्रमित रहते हैं।
औरंगजेब जैसे इस्लामी शासकों ने भारत में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। उनका घोषित उद्देश्य था काफिरों की उपासना पद्धति को खत्म कर केवल इस्लामी वर्चस्व कायम करना। और यही काम तमाम इस्लामी शासकों ने दुनिया भर में किया। हाल में देवबंद, तालिबान, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट आदि ने भी यही दिखाया। बामियान की ऐतिहासिक बुद्ध मूर्ति तोड़ने पर कई भारतीय उलेमा ने भी तालिबान की बड़ाई की थी। यह औरंगजेबी मानसिकता ही असली समस्या है, लेकिन हिंदू उदारवादी, गांधीवादी, वामपंथी आदि इस पर स्वयं भ्रमित रहकर सबको भ्रमित करते रहते हैं। हमें आप देखते हैं, इस्लामी अत्याचारियों की स्मृति मिटान में नहीं भी जाना चाहिए। मूल समस्या वह मतवाद है जो औरंगजेब जैसों को आज भी प्रेरित करना रहता है। और ऐसे मतवाद को कटघरे में खड़ा कर इतिहास की खुली जांच परख की जाए, तभी मुसलमानों में विवेकशील विमर्श पैदा करने में सहायता मिलेगी। यह काम चर्चित मतवाद और कम्युनिस्ट मतवाद के साथ हो चुका है। यह इस्लामी मतवाद के साथ होना बाकी है। अभी मुसलमान दूसरों को काफिरहीन मानकर बात बात पर अड़ते हैं, क्योंकि वे दोहरी नैतिकता का इस्लामी सिद्धांत मानते हैं, और जिसमें आप देखिए मुसलमानों के लिए अलग ऊंचा और काफिरों के लिए नीचा व्यवहार रखा गया है। और इसलिए केवल अतिक्रमित मंदिर पर ही नहीं, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर भी मुसलमान अपना विशेषाधिकार दावा रखते हैं। मुसलमानों को समान मानवीय नैतिकता स्वीकार करने की ओर ले जाना ही स्थायी समाधान का मार्ग है, सरल और शांतिपूर्ण भी। ओबीसी, आजमी, अब्दुल्ला आदि नेता किसी मामले में संविधान के अनुसार चलने की सलाह हिंदुओं को देते रहते हैं। उन्हें भी चुनौती देकर हर मामले में समान नैतिकता से चलने के लिए दबाव और विचार करना चाहिए, तभी मुसलमान दूसरों के साथ समानता से रहना स्वीकार कर सकेंगे। यह असली और सरल समाधान है, इसके सिवा कोई समाधान भी नहीं है। लेखक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनकी अपने विचार हैं। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग इनके विचार से सहमत हो ना हो। शंकर शरण इनका नाम है। और देखिए, हमारे देश में एक तो क्या है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर खूब राजनीति होती है, उसी का एक कारण भी देखने को मिल रहा है। और कोई कह रहा था ना, लिख रहा था, तंज के रूप में कस रहा था, बोले भैया वो दुनिया आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में जा रही है, अंतरिक्ष में खोज कर रही है, और हम लोग कब्र खोदने में व्यस्त बने हुए हैं। जल संकट से बचने के उपायों की उपेक्षा। आप सभी जानते हैं कि आज जल दिवस है। चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिएगा आप लोग। इस वर्ष मौसम ने होली से पहले ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अब जितनी अधिक गर्मी होगी, पीने, स्नान, खेत और कारखाने आदि के लिए जल की उतनी ही मांग बढ़ेगी। धरती पर पानी की जरूरत या तो बरसात से पूरी होती है या फिर ग्लेशियरों से, और गर्मी के अनियंत्रित होने से इन दोनों जल स्रोतों का गणित बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की तीखी मार के चलते बरसात का मौसम अब अनिश्चित सा हो गया है। अभी से अधिकांश छोटी नदियां सूख गई हैं। इसका सीधा असर तालाबों, कुओं और नहरों और बावड़ियों पर भी दिख रहा है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम इस जल के संकट से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी का कोई जटिल फार्मूला नहीं है। वह समय पुरखों ने पानी की हर बूंद को सहेजने के जो जंतर दिए थे, उन्हें सिद्ध कर रखना होगा। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4% भाग ही उपलब्ध है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है, और देश के लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 2050 तक हमारी जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1137 अरब घन मीटर है। 2030 तक देश की 40% आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लेकर रहे हैं, तो ये आंकड़े आप लोग बता दिया करिए, उल्लेख कर दिया करिएगा। यदि आप भारत की ग्रामीण जीवन और खेती को बचाना है, तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अनुभव बताता है कि भारी भरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट का निदान नहीं है। करोड़ों अरबों की लागत से बने बांध 100 साल भी नहीं चलते, जबकि हमारे पारंपरिक ज्ञान से बनी जल संरचना उपेक्षा, बेपरवाही के बावजूद आज भी पानीदार हैं। हमारे देश की नीति है कि थोड़ा ज्यादा वर्षा हो जाए तो पानी समेटने के साधन नहीं बचते, और कम बारिश हो तो ऐसा रिजर्व स्टॉक नहीं रखते जिससे काम चलाया जा सके। देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए अल्प वर्षा नई बात नहीं है, और ना ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना। लेकिन बीते 5 दशक के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफन हो गए हजारों तालाबों, पारंपरिक जल प्रणालियों के चलते ही हालात बिगड़े। अब आप देखिए, बरसात हो रही, पानी बहकर चला जा रहा है, धरती में जा ही नहीं रहा है, तो पानी रोकेगा कहाँ।
मध्य प्रदेश के 3 लाख की आबादी वाले बुरहानपुर शहर में कोई 18 लाख लीटर पानी प्रतिदिन एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है जिसका निर्माण 1615 में किया गया था। इस प्रणाली को भंडारा कहा जाता है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले देश काल परिस्थिति के अनुसार बारिश के पानी को समेटने की कई प्रणालियां विकसित एवं संरक्षित की थी। घरों की जरूरत यानी पेयजल एवं खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी आंगन में हुआ करता था। आप लोगों के यहाँ आसपास देखा भी होगा। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना थी। ये आमतौर पर वर्षा जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने की प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होते हैं। क्या हो? मानिंद होते हैं। और आप देखिए ढलान पर पानी की धारा को रोकने की पद्धति पाट पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय रही है। नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली नाड़ा या फिर बंधा भी अब देखने को नहीं मिल रही है। कुंड और बावड़ियां महज जल संरक्षण के साधन नहीं है बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना भी रही है। आज जरूरत है कि ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए खास योजना बनाई जाए एवं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय समाज को दी जाए। यह देश दुनिया जब से है तब से पानी एक अनिवार्य जरूरत रही है और कम बरसात मरुस्थल जैसी विषमताएं प्रकृति में विद्यमान रही हैं। भूख या फिर पानी के कारण लोगों के अपने पुश्तैनी घरों से पलायन की बातें बीते 200 साल से सुनने को मिल रही हैं और उसके पहले का समाज तो हर तरह की जल विविधता का हल रखता था। समस्या यह है कि आज कस्बे शहर में बनने वाली योजनाओं में पानी की खपत एवं आवक को कोई नहीं आंक पाता है। हमारे देखते देखते ही घरों के आंगन, गांव के पनघट एवं कस्बों के सार्वजनिक स्थानों से कुएं गायब हुए। बावड़ियों को हजम करने का काम भी आजादी के बाद ही हुआ। ऐसे ही कर्नाटक में केरे, तमिलनाडु में एरी, नागालैंड में जोबो, लेह लद्दाख में जिंग और महाराष्ट्र में पेट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू में कुहाल। कुछ आप देखिए ऐसे पारंपरिक जल संवर्धन के सलीके हैं जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए। अब जब पाताल का पानी निकालने एवं नदियों पर बांध बनाने की जुगत होती दिख रही है तो फिर उनकी याद आ रही है। जल को सोच समझकर खर्च करना तो जरूरी ही है। आकाश से गिरी हर बूंद को सहेजने के लिए पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को जीवित करना भी अनिवार्य है। ये प्रणालियां महज पानी नहीं सहेजेंगी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित भी करेंगी। हरियाली, मवेशी के लिए चारा, भोजन के लिए मछली और अन्य जल फल के रूप में तो इनका आशीष मिलेगा। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना है, यही तो निबंध में लिखना है आपको। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ा करिए इन्हें। जीवनदायी जल, जिन पंच तत्वों से हमारे शरीर बल्कि समस्त चराचर जगत की रचना हुई है उनमें जल प्रधान है। कहते हैं ना जल ही जीवन है। कहते हैं बिना भूखे रह सकते हैं हम लोग, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में भी देखिए पानी ही पानी है। जल प्राणदायी अस्मिता है। वनस्पतियों सहित सभी जीवों का अस्तित्व जल की सुनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर है। पृथ्वी पर सर्वत्र जल की सहज उपलब्धता और प्रचुरता से इसके प्रति पूर्व की भांति समादर न रहा। संप्रति जल संकट दिनों दिन उपभोग के इस बहुमूल्य प्राकृतिक उपहार की उपेक्षा की परिणति है। मानव जाति के दीर्घकालीन हित में उचित पर्यावरण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था निर्मित करने के लिए जल का सूझबूझ पूर्ण उपयोग और इसके प्रति श्रद्धाभाव आवश्यक है। जल की प्रत्येक घूंट का स्थिर चित्त से सेवन करने और इस प्रक्रिया में प्रभु का हार्दिक आभार मानने पर यह मन को तृप्ति, शरीर को पूर्ण लाभ देता है। अशुद्ध और विषाक्त और हानिकारक तत्वों को निराकृत करने में जल की अद्भुत सामर्थ्य सर्वविदित है। जल के जनहितकारी पुण्यकारी गुणों का उल्लेख सभी पंथों में है और धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं के आह्वान से पूर्व अनुकूल वातावरण निर्मित करने की परिपाटी है। इस कार्य में मंत्रोच्चारण के साथ हथेली से जल छिड़काव द्वारा सभी दिशाओं को पुनीत किया जाता है और इससे हैवानी तथा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। हस्त प्रक्षालन, जल स्नान और पूजा अर्चना से पूर्व आचमन से मन चित्त शुद्ध होता है। मानव सभ्यता के विकास में जल की उपयोगिता निर्विवाद है और प्राचीन सभ्यताएं नदियों, झरनों के निकट पल्वित विकसित हुई हैं। नदियां राज्यों की सीमाओं और आवासीय परिसरों की स्थापना का आधार बनी है। जल प्रवाह जीवंतता का पर्याय है। आनंद, शांति और तुष्टि उन्हीं के जीवन में आएगी जो जल संसाधन और इसके वितरण पर स्वार्थ त्याग कर परहित देखेंगे, अपने शरीर को जल की भांति चलायमान रखेंगे। इंटरेस्टिंग है, कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए आप लोग कुछ बताया करिएगा। प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, समझ रहे हो। न्यायपालिका की साख, करीब से एक सप्ताह पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर लगी आग बुझाने के दौरान वहां
मिली बड़ी मात्रा में नकदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण शायद ही सभी को संतुष्ट कर पाए कि उन्हें स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का उनके घर पर पैसे मिलने से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप सोचिए इस तरह का पैसा मिलता है तो हमारी न्याय व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं पहले से और भी होंगे। यदि ऐसा ही है तो फिर सवाल यह उठेगा कि उन्हें स्थानांतरित करने का प्रस्ताव क्यों आया, वह भी उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहां वह पहले नियुक्त थे। फिर से यह भी है कि स्पष्टीकरण तब क्यों आया जब ऐसी खबरें आ गई कि नकदी मिलने से हैरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया। जो भी हो, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले में क्या फैसला करता है। और उसका फैसला जो भी हो, स्थानांतरण कोई समाधान नहीं है। यह तो संदेह के घेरे में आए जज को दिया जाने वाला एक तरह का संरक्षण ही होगा। यह ठीक नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से दो चार होने वाले उच्चतर न्यायपालिका के जजों को या तो स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास इसके अधिक सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे न्यायाधीशों को त्यागपत्र देने के लिए कहें और उनके ऐसा न करने पर सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटाने का निर्देश दे। प्रश्न केवल यह नहीं कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इतनी द्रोह क्यों है, और प्रश्न यह भी कि उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम अपनी तमाम विसंगतियों के बाद भी अस्तित्व में क्यों है। विडंबना यह है कि इन विसंगतियों की स्वीकारोक्ति के बाद भी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। इस समय मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाकर इसकी पहल की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दिया। यह आज तक समझना कठिन है कि इस आयोग की खामियों को दूर करने के स्थान पर उसे सिरे से क्यों खारिज किया गया। क्या इसलिए कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रहे कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। यह सही समय है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की पहल नए सिरे से की जाए, क्योंकि जहां कॉलेजियम के जरिए होने वाले नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहीं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के प्रश्न भी रह रहकर सिर उठाते रहते हैं। ये प्रश्न न्यायपालिका की साख को गिराने के साथ ही उसके प्रति आम आदमी के भरोसे को कम करने का ही काम कर रहे हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक सच्चाई है, इससे मुंह मोड़ना जीती मक्खी निगलने जैसा है। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप सोचिए कि हमारी न्याय व्यवस्था पर और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लग जाए, लोगों को भरोसा ना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। सराहनीय कार्रवाई। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों से तंबाकू उत्पाद पकड़ा जाना सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिला पुलिस ने 2 दिन तक चलाए अभियान में ऐसी दुकानों से 1490 किलो तंबाकू उत्पाद पकड़े हैं। ऐसे 2 वाहन भी पकड़े जो बिना दस्तावेज तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति कर रहे थे। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इसके अलावा प्रदेश में खैनी व गुटखा की बिक्री भी प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद दुकानों में तंबाकू उत्पाद की बिक्री होना चिंता की बात है। प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में खैनी गुटखा कहां से और कैसे आ रहे हैं। यह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नशा गंभीर रूप धारण कर चुका है। नशे के कारण मौतें भी हो रही हैं। कुछ वर्ष पहले एक जिला में हुए सर्वे के चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि स्कूलों की वरिष्ठ कक्षाओं के हर 7वें विद्यार्थी किसी न किसी तरह नशे का सेवन किया है। और यदि किशोरावस्था में बच्चा नशे का सेवन शुरू कर देता है तो वह आदी हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि स्कूल के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करवाए। दुकानदारों को भी चाहिए कि वे स्वयं तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करें दें। पुलिस के साथ सभी संबंधित पक्ष प्रदेश भर में ऐसी मुहिम शुरू करें कि शिक्षण संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पाद ना बिक सकें। देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ये बिहार है, बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी मिल जाती है आसानी से शराब। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइएगा जरूर। क्या ब्लैक होल के भीतर है हमारा ब्रह्मांड, ये आप लोग देख रहे हैं भैया। तो नासा की जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन की एक हालिया खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। इस अत्यधिक दूरबीन ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की हजारों मंदाकिनियों गैलेक्सीज का निरीक्षण करने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। और इसमें पाया गया है कि इस प्राचीन मंदाकिनियों में से करीब 2/3 दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूर्णन कर रही हैं, जबकि केवल 1/3 वामावर्त विपरीत दिशा में घूर्णन कर रही हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक विज्ञानी मानते थे कि ब्रह्मांड में ऐसी गतियों में किसी विशेष दिशा का वर्चस्व नहीं
नहीं होना चाहिए। आशा थी कि आकाशगंगाओं का घूर्णन दोनों दिशाओं में एक समान होगा, लेकिन जब यह समानता नहीं दिखी तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या ब्रह्मांड की कोई विशिष्ट दिशा है। और देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यदि ब्रह्मांड में वाकई कोई दिशात्मक सुझाव है तो यह खगोल विज्ञान के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है। हमारी अभी तक की समझ यही रही कि ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान, आप देखते हैं कि है, जिसे विज्ञानी समरूपता कहते हैं। लेकिन जेम्स वेब से मिले आंकड़ों इस मान्यता को संदेह के घेरे में ला रहे हैं। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता लियोर सामिर का मानना है कि इस असमानता के पीछे दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि ब्रह्मांड अपने जन्म से ही घूर्णन कर रहा है। यदि यह सही है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड स्थिर अवस्था से नहीं है, बल्कि एक घूर्णन गति के साथ उत्पन्न हुआ था। यह विचार ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी नामक सिद्धांत से मेल खाता है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी का प्रस्ताव है हमारे पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है। इस विचार को सबसे पहले भौतिक शास्त्री राजकुमार पथैया और आप देखते हैं कि गणित आईजे गुड़ ने सामने रखा था। उनके मुताबिक जिस तरह एक ब्लैक होल की सीमा, या आप देखिए इवेंट होराइजन होती है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की भी एक सीमा हो सकती है। और इस सीमा के बाहर क्या है यह जानना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि वहां से प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। अगर यह सिद्धांत सही है तो हम ब्रह्मांड को एक सीमित दायरे में से ही देख रहे हैं। विज्ञानी निकोडेम पोपलास्की ने एक दिलचस्प सुझाव दिया था। उनके मुताबिक जब ब्लैक होल के भीतर पदार्थ अत्यधिक सघन हो जाता है तो वह अनंत घनत्व की सिंगुलरिटी में नहीं बदलता, बल्कि एक खास तत्व घनत्व पर पहुंचकर उछल जाता है, फिर तेजी से फैलने लगता है। यह प्रक्रिया शायद बिग बैंग की शुरुआत रही हो। यदि यह सच है तो बिग बैंग कोई रहस्यमयी विस्फोटक नहीं था, और बल्कि एक विशाल ब्लैक होल के भीतर हुई घटनाओं का परिणाम था। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे ब्रह्मांड किसी पिछले ब्रह्मांड, या फिर आप देखते हैं कि ब्रह्मांडीय ढांचे से जन्मा एक सूक्ष्म ब्रह्मांड हो सकता है। नई नई खोजें होती रहती हैं। ये आप देखिए, ये टिप्पणियाँ हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसका आप देखते हैं कि इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आसमानी इंटरनेट से उम्मीदों के जमीनी सवाल, ये आजकल आप देखते हैं कि एलन मस्क भी खूब कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में यह सवाल एक मिथक का दर्जा पा चुका है कि गरीब डाटा खाएगा कि आटा खाएगा। वस्तुतः इंटरनेट यूजर्स की संख्या में तीव्र वृद्धि के आंकड़ों को देखते हुए इस प्रश्न का वह हिस्सा लगभग बेमानी हो चुका है कि गरीब को पहले आटा देने की आवश्यकता है। इंटरनेट एक करिश्माई चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। आग, पहिए और बिजली के आविष्कार के बाद जिस चौथी क्रांति ने हमारी इस धरती पर जादू कर दिया, उसे देख इंटरनेट व उससे जुड़ी यंत्र बुद्धि, यानी कि आप देखिए कृत्रिम बुद्धि मता, यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का नाम बेखटके लिया जा सकता है। माना जाता है कि 8.2 अरब इंसानों की इस दुनिया में 5.52 अरब लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले एक साल में इस संख्या में से जुड़ने वालों लोगों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। यह गति कायम रही तो पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति जल्द ही इंटरनेट धारी हो सकता है, बशर्ते उसकी हैसियत स्मार्टफोन खरीदने की हो, बिजली का कोई स्रोत उसे उपलब्ध हो। जरूरी नहीं कि इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादातर लोग किसी कायदे के काम में कर रहे हों, बल्कि आज दिमाग को बोर्डम बनाने वाली रील प्रेरित मनोरंजन और ई कॉमर्स वेबसाइट के आगे काम की सूचनाएं पानी भर रही हैं, और इस फंडे को देश विदेश की निजी दूरसंचार कंपनियां बाखूबी समझती हैं। लिहाजा उनकी पैनी नजर इंटरनेट के वर्तमान और संभावित उपभोक्ता वर्ग पर है, ताकि उनका दोहन किया जा सके। उन्हें कथित तौर पर पढ़े लिखे और साधन संपन्न शहरियों से ज्यादा गांव देहात और दूराजात के दुर्गम इलाकों में बसे लोगों की ज्यादा फिक्र सता रही है। और आप देखते हैं कि जो गिनती में शहरों की आबादी की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ऐसे लोग इंटरनेट का क्या और कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसे समझने के बजाय यह देखा जा रहा है कि भले जमीन आसमान एक करना पड़े, हजारों उपग्रहों को तैनात करना पड़े, लेकिन तेज रफ्तार वाला इंटरनेट दिलाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अंतरिक्ष से सत्य जमीनी विकल्प। इधर भारत की दो निजी दूरसंचार कंपनियां एयरटेल और रिलायंस जियो ने मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जो समझौते किए, उनका मुख्य उद्देश्य देश के उन दूरदराज और ग्रामीणों व दुर्गम इलाकों में इंटरनेट पहुंच का एक ऐसा बेहतर विकल्प प्रदान करना है, जहां आप देखेंगे कि क्या
जहां आप देखेंगे पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती। पारंपरिक तरीका यह है कि घनी बस्तियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इमारतों की छतों आदि पर स्थापित सेलुलर टावर नजदीकी इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तेज गति वाले इंटरनेट के लिए दूरसंचार कंपनियों ने देश भर में फाइबर केबल बिछाए हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों में लगने वाले संसाधनों की कुछ सीमाएं हैं। पहला कारण आर्थिक ही है, और भूमिगत फाइबर केबल बिछाने या सेलुलर टावर स्थापित करने पर होने वाली खर्च की भरपाई तभी हो सकती है जब उसके जरिए इंटरनेट सेवाएं लेने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में कंपनियां विरल आबादी वाले और ग्रामीण दुर्गम इलाकों में इन सुविधाओं पर खर्च नहीं करती हैं। इसकी तुलना में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए जमीन पर ज्यादा तामझाम जुटाने की जरूरत नहीं होती है। उपग्रहों के संजाल से फैलता इंटरनेट। उल्लेखनीय है मस्क की कंपनी स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसके लिए उसने अंतरिक्ष में फिलहाल 7,000 उपग्रहों का संजाल बिछा रखा है, और जिसने मिलने वाली सेवाओं को 100 देशों के 40 लाख उपभोक्ता आजमा रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इन उपग्रहों से मिलने वाले संकेतों सिग्नल्स को जमीन पर मौजूद रिसीवर तेजी से पकड़ते हैं और उन्हें इंटरनेट डाटा में बदल देते हैं। और आप देखिए, ये रिसीवर डिश और राउटर होते हैं जो उपग्रह आधारित टीवी सेवाओं के लिए बरसों से हमारे देश में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ऐसे में जिन इमारतों में स्टारलिंक की डिश और राउटर लगाए जाएंगे वे अंतरिक्ष में मौजूद 7,000 उपग्रहों में से किसी एक वांछित समूह सैटेलाइट क्लस्टर से जुड़ जाएगी, जिससे निर्बाध और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है। वैसे तो स्टारलिंक को स्थायी फिक्स्ड लोकेशन में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन कुछ और तकनीकी प्रबंधन के करने से इसे उड़ते विमानों, ट्रेन, बसों और नौकाओं में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पैदा होता है वह महत्वपूर्ण सवाल की जिसका एक भारतीय सबसे ज्यादा वास्ता है। सवाल यह है कि हाई स्पीड इंटरनेट के नाम पर आम उपभोक्ताओं से क्या कीमत वसूली जाएगी, यानी कि इसकी कीमत क्या होगी। कीमत पर खेला कर रही हैं कंपनियां। भारत में दूरसंचार सेवा क्षेत्र में निजी कंपनियों की आमद के बाद से उपभोक्ताओं ने यह महसूस किया कि शुरुआत में जो सेवाएं उन्हें कम कीमत में मिल रही थी, अब उन्हें वही सेवाएं हासिल करने की कई गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। पहले 1 या 2 GB डाटा वाला प्लान 100-200 रुपए में मिलने पर बहुत से ग्राहक उससे साल भर तक काम चला लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर कंपनियां 250 रुपए का प्लान अधिकतम 28 दिनों के लिए ही देती हैं। यानी भले ही आप इस अवधि में 10 रुपए की बातचीत ना करें या इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन यह कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। और शहरों में ही जो लोग आजकल हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क वाला है इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें प्रतिमाह 800 रुपए या 1,000 रुपए न्यूनतम चुकाने पड़ रहे हैं। स्टारलिंक वाले इंटरनेट की कीमत और भी ज्यादा होने की आशंका है। उदाहरण से समझें तो भूटान एक हमारा पड़ोसी है ना, कि नहीं है। भूटान में स्टारलिंक की सेवाओं के शुल्क देखे जा सकते हैं। वहां मुख्यतः 2 प्लान दिए गए हैं। पहला प्लान 23 Mbps की स्पीड वाला, जिसके लिए हर महीने 3,000 तुम भूटानी मुद्रा का शुल्क लगता है, जबकि 110 Mbps गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के लिए 4200 तुम ये चुकाने होते। भारतीय और भूटानी रुपया की कीमत लगभग समान है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट के लिए भारत के लोगों को कितनी, आप देखते हैं कि कितनी एक तरह से कीमत चुकानी पड़ सकती है। और आप देखिए, मूलभूत सुविधाओं का ध्यान। आज के दौर में एक अच्छी गुणवत्ता वाले इंटरनेट की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में होता है तो यह भी हमारी मूलभूत सुविधाओं में शुमार माना जा सकता है। लेकिन यदि इसका अंतिम उद्देश्य निजी कंपनियों को, खास तौर से विदेशी कंपनियों को मोटा मुनाफा कमाने का जरिया देना है, तो कहना होगा कि सरकार को यह काम BSNL जैसी सरकारी कंपनियों और इसरो की सहायता से करना चाहिए। इससे लागत और मुनाफे को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, इसका हिसाब किताब लिया जा सकता है। तेज रफ्तार वाले इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों का जीवन स्तर उठाने में हो रहा है, या फिर निरर्थक रीलबाजी में, जो हमारे दिमाग में सडन ब्रेन रोट की समस्या पैदा कर रहा है। देखा जाए तो महंगा होता इंटरनेट हमें फिर इसी सवाल की तरफ ले जा रहा है कि हमें आखिर चाहिए क्या, आटा या डाटा। अगर आम नागरिक को इंटरनेट जैसी मूलभूत और तेज गति वाली सुविधा सिर्फ उन चीजों विदेशी कंपनियों के भरोसे दिलाई जा सकती है, तो उपभोक्ताओं की घेरेबंदी कर उनकी पूंजी सोख लेना चाहती है। तो आखिर हम यह भ्रम क्यों और इसके बूते पाले बैठे हैं कि भारत एक IT संपन्न राष्ट्र है। ये आप देखिए, कीमतों के समुद्र में डूब ना जाए डाटा का जहाज। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 बताती है कि देश भर में 2024 में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88.6 करोड़ थी। इस संख्या को सालाना प्रतिशत की
वृद्धि दर के साथ दर्ज करते हुए अनुमान लगाया गया था कि 2025 के अंत तक 90 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस आकलन का दिलचस्प पहलू यह है कि अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तेजी से पांव पसार रहा है। फिलहाल गांव देहात के इंटरनेट यूजर्स की संख्या 48.8 करोड़ होने का दावा किया जा रहा है, जो भारत की कुल इंटरनेट आबादी का लगभग 55% है। हालांकि इन्हीं आंकड़ों का एक पहलू यह भी है कि देश के 40% आबादी के पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। एयरटेल, जियो, स्टारलिंक गठजोड़ संभवतः इसी 40% आबादी पर ज्यादा फोकस कर रखता है, क्योंकि इन्हें जमीनी प्रबंधों की सुरक्षा में अंतरिक्ष में तैनात उपग्रह यानी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जरिए आसानी से जोड़ा जा सकता है। परंतु मुद्दा यह है कि कीमतों पर लगाम कैसे लगेगी। इंटरनेट और दूरसंचार कंपनियों का मानना है कि उनकी सेवाओं के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, लेकिन डाटा की ऊंची कीमतों के चलते उनके सपनों पर पानी फिर सकता है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो यहां तो होगा ही बाजार। वर्ल्ड वाइड मोबाइल डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट का मत है कि भारत में डाटा की कीमत इस समय इजरायल और इटली से ज्यादा है। साल 2020 में यहां 1 GB डाटा की कीमत 7 रुपए थी, जो अब बढ़कर दुगनी यानी कि 0.16 से 0.17 लगभग 13 से आप देखिए 14 रुपए हो चुकी है। इसके बरकस इजरायल में 1 GB के लिए $0.02, इटली में $0.09, फिजी में $0.09, सैन मरीनो में $0.10 और कंबोडिया में $0.12 है। दूरसंचार कंपनियां इसके लिए संचालन खर्चों और स्पेक्ट्रम चार्ज का हवाला देकर जब तब टैरिफ बढ़ाती जाती हैं, लेकिन ये खर्चे तो दूसरे देशों में भी हैं। वहां कीमतों पर वे कैसे नियंत्रण कर रही हैं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में भारत की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी गति वाले इंटरनेट लोगों को कम कीमत पर हासिल है। इसलिए जरूरी है कि स्टारलिंक के उपग्रह का दामन थामने से पहले जमीनी हकीकत की पड़ताल कर ली जाए, अन्यथा एलन मस्क से हाथ मिलाने का उपक्रम करने वाली कंपनियां या तो स्वयं डूब जाएंगी या फिर जनता को डाटा के समंदर में डुबो सकती हैं। बताइए क्या सोचते हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? या बिहार में अब चुनाव है आने वाले में, तो उसी की बातें हो रही हैं। इस संभावना के खुलते नए द्वार, यह भी हमारे प्रधानमंत्री साहब मॉरिशस गए हुए थे ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। भारत मॉरिशस के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉरिशस यात्रा ने इसे और मजबूत किया, साथ ही भविष्य की कूटनीतिक संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की, विशेषकर समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस यात्रा के दौरान उभरा हुआ था चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता। चागोस द्वीप समूह डेगो गार्सिया द्वीप शामिल है, जो ब्रिटेन के नियंत्रण में है, लेकिन मॉरिशस इस पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन व मॉरिशस के बीच एक समझौते का समर्थन किया और आप देखिए जिसमें मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने के बदले अमेरिका को डेगो गार्सिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति मांगी। भारत मॉरिशस के संबंध केवल सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारकों तक सीमित नहीं है। भारत मॉरिशस का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए। आर्थिक मोर्चे पर मॉरिशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश स्रोत रहा है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कई समझौते किए गए। दोनों देशों के बीच व्यापार का कुल मूल्य $1.2 अरब से अधिक है। भारतीय कंपनियों वहां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, IT और ऊर्जा क्षेत्रों में। इसके अलावा भारत ने मॉरिशस को विभिन्न विकास परियोजनाओं को ऋण और अनुदान प्रदान किया है। रणनीतिक सहयोगी, मॉरिशस भारत का रणनीतिक सहयोगी भी है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत मॉरिशस के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को अधिक सुदृढ़ कर रहा है। चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मॉरिशस में उसकी बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक चुनौती रही है। हालांकि भारत में अपने विकास सहायता और कूटनीतिक प्रयासों से मॉरिशस को अपने करीब बनाए रखा है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे। भारत ने मॉरिशस को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है, नौसैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग दिया है और तटरक्षक क्षमता को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। कोविड के दौरान भी भारत ने मॉरिशस की सहायता की है। मॉरिशस की सहायता की है। और आप देखेंगे कि कुछ मुद्दे पर मतभेद हैं। दोनों देशों के संबंध सदैव मजबूत रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी आए हैं, जिस कारण कुछ मुद्दों पर समय समय पर मतभेद दिए रहे हैं। 1982 में दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू हुआ था, और जिसने मॉरिशस को एक बड़े निवेश के अंदर के रूप में उभारा। हालांकि यह समझौता बाद में विवादों में आ गया, जब भारत में इससे कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई गई। 2016 में आप देखिए भारत ने इस समझौते में संशोधन किया, और जिससे मॉरिशस की वित्तीय सेवाओं पर प्रभाव पड़ा। यह एक ऐसा दौर था जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन आपसी समझ से इसे हल कर लिया गया। फिर दोनों देशों के बीच व्यापक
आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर से आर्थिक संबंधों को नया आयाम मिला। वह चीन का मॉरिशस में बढ़ता प्रभाव भी भारत के लिए चिंता का विषय रहा। वस्तुतः विदेश पिछले कुछ वर्षों के दौरान मॉरिशस ने बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य के लिए चीन से ऋण लिया और जिससे भारत मॉरिशस के कूटनीतिक समीकरणों में बदलाव आया। हालांकि भारत मॉरिशस ने अपने पुरानी मित्रता को कायम रखते हुए अब एक कूटनीतिक स्तर पर काफी हद तक संतुलन बनाए रखा। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे और जिनमें ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल सहयोग, समुद्री सुरक्षा और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल था। भारत ने मॉरिशस को 50 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी थी और जिससे वहां के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता मिली थी। भारत ने वहां के विकास और रणनीतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए अपनी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के तहत नए सहयोग समझौतों की घोषणा की थी। दोनों देशों ने मिलकर समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा रणनीतियां भी विकसित की थी और इससे दोनों को लाभ मिलने के साथ ही पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता व आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।